हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग सोवियत संघ के विघटन के कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे पार्ट 1 में, और इसी वीडियो में लास्ट में सेकंड पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या परिणाम निकले। तो चलिए इस विषय को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोवियत संघ के कौन कौन से कारण थे, यानी किन कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन होगा। तो विषय को स्टार्ट करते हुए जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारणों में पहला कारण है गोरबाचेव की नीतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, विघटन के पहले जो राष्ट्रपति गोरबाचेव थे, उनकी नीतियाँ सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार थी। तो सोवियत संघ के विघटन के पहले गोरबाचेव ने साम्यवाद की विचारधारा के संदर्भ में बहुत सारे परिवर्तन करना शुरू किए। साम्यवादी जो विचारधारा थे उसमें नवीनता लाने का प्रयास कर रहे थे, और उसी नवीनता के क्रम में उन्होंने जगह जगह पे जो परिवर्तन किए, उसी के कारण उनका जो वर्चस्व था, उनका जो नियंत्रण था साम्यवाद पर, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे साम्यवाद कमज़ोर होने लगा, नए नए क्षेत्र स्वतंत्र होने की ओर आगे बढ़ने लगे, जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन की स्थितियाँ निर्मित हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोरबाचेव की नीति यानी साम्यवाद में जो विकृतियाँ आ गई थी, और अकुशल नौकरशाह उनको सुधारना चाह रहे थे। दोनों का एक प्रकार से कंप्रोमाइज़ था, दोनों का संबंध था, और इस तरह से इन्हीं के सुधारों के दौर में वे आगे बढ़ रहे थे। और अपनी नीतियों के कारण जो समय समय पे परिवर्तन कर रहे थे, सुधारों का नया जो दौर उन्होंने शुरू किया था, जिसके कारण अन्य लोगों का मतलब है जो नौकरशाह थे वे भ्रष्ट थे, और प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुका था। दोनों का गठबंधन था, उद्योगों में जो लगे लोग थे वो भी जुड़े हुए थे। इन सब की साठगांठ के कारण जो है ये परिवर्तन नहीं कर पाए, और इनकी कमज़ोरी करने में इन लोगों का विशेष जो है इसमें सहयोग रहा है। तो इस तरह से गोरबाचेव की जो नीतियाँ थी, अयोग्य लोगों का जो कारखानों में काम कर रहे थे, जो जुड़े हुए थे लोग, और इसके साथ साथ अकुशल नौकरशाह जो थे, ये दोनों मिल करके इनकी नीतियों को कमज़ोर बनाए, साम्यवाद कमज़ोर हुआ, और ऐसे कंडीशन में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग इसी क्रम में चलते हैं, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारों का पतन। जैसे कि आप जानते हैं, गोरबाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों जिसमें सोवियत सेनाएं हटा ली थी, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, वार्सा संधि को भी उसने समाप्त करने का निर्णय लिया। तो पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, और इसी क्रम में सोवियत संघ का जो दबदबा यहाँ पे था, इन चीज़ों का धीरे धीरे कम हो गया। तो साम्यवाद भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, वार्सा संधि को समाप्त करने का इन्होंने निर्णय लिया। तो इन सभी के कारण जो ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पे सोवियत संघ का धीरे धीरे दबदबा कम होने लगा, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे देशों में, और जिसके कारण सोवियत संघ के विखंडन की स्थिति तैयार होती। तो ये भी सोवियत संघ के पतन का क्या बना, कारण बना। नेक्स्ट कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, पश्चिमी देशों की भूमिका। जैसा कि जानते हैं, पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होने लगी थी। जैसे जैसे इन देशों में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया, कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन जनता को मिलता गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिस्ट तानाशाह सरकार की वजह से जनता पहले से त्रस्त थी, और इन पश्चिमी राष्ट्रों को समर्थन जनता को मिलने लगा, तो जनता भी बहुत ज़्यादा इस दिशा में आगे बढ़ने लगी, और ये इसके कारण भी सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन का कारण बनता है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगला क्रम में है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। जैसा कि आप जानते हैं, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो जब गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षा प्रबल हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, किसी के तानाशाही में वे अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहते थे। जितने भी गणराज्य थे उनकी आकांक्षाएं थी राष्ट्रीय स्तर की, और राष्ट्रीय स्तर से जब कोई राष्ट्रीयता की भावना से कोई कंट्री ओतप्रोत होता है, कोई क्षेत्र के लोग ओतप्रोत होते हैं राष्ट्रीयता की भावना से, तो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, किसी के पराधीनता को स्वीकार नहीं करते, किसी की पराधीनता में रहते हुए कार्य नहीं करना चाहते। तो यही क्रम सोवियत संघ के साथ भी हुआ। जो भी गणराज्य थे वे स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी के नियंत्रण से मुक्त होना चाह रहे थे, और इसी क्रम में जो गणराज्य स्वतंत्र होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सबसे पहले था बाल्टिक गणराज्य। जैसा कि इसमें देख रहे हैं ब्लू बोर्ड पे, बाल्टिक गणराज्य जो एस्तोनिया, लातविया था और लिथुआनिया था, ये उग्र तेवर दिखा रहे थे, और 1988 से 1990 के मध्य ये राज्य अपनी स्वतंत्रता क्या कर लिए थे, घोषित कर लिए थे। इसी क्रम में 1991 में जॉर्जिया ने भी आज़ादी के लिए घोषणा कर दी, और इसके साथ साथ आर्मीनिया और मोल्डोविया
में राष्ट्रवादी भावना तीव्र हो गई थी। तो इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र होती है तो वे देश अपने आप को स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते हैं और किसी के नियंत्रण में, किसी के वर्चस्व में नहीं रहना चाहते। तो यही कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि सोवियत संघ में रूस का जो वर्चस्व था वे अन्य क्षेत्रों पे जब कमज़ोर होने लगा तो वहाँ के जो देश थे, वहाँ के जो क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाने लगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। तो इन गणराज्यों में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई और अपने आप को ये क्षेत्र क्या कर लिए, स्वतंत्र घोषित कर लिए। नेक्स्ट है आर्थिक विफलताएँ। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, सोवियत संघ का जीवन स्तर पश्चिमी राष्ट्रों के मुकाबले क्या था, निम्न था। यहाँ का राष्ट्रीय स्तर जो था यानी जीवन स्तर जो था, पश्चिमी देशों के मुकाबले यहाँ का जीवन स्तर निम्न था। कृषि और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था, और कृषि उद्योगों पे जो सरकारी नियंत्रण था, इसके पीछे का क्या कारण था, साम्यवाद विचारधारा, यानी साम्यवादी विचारधारा के नियम के अनुसार समाज में समानता लाने का ये प्रयास कर रहे थे। और ऐसे कंडीशन में उत्पादन के जो साधन होते हैं, साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत यही निकल के आती है बातें कि जो भी उत्पादन के साधन है उसके नियंत्रण समाज का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो इसी के तहत यहाँ पे कृषि उद्योग, जो भी उत्पादन के क्षेत्र हैं, चाहे भूमि हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, जितने भी उत्पादन के साधन हैं सभी पे पूरा समाज का अधिकार होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस तरह से साम्यवादी विचारधारा की ये सोच है और इसी के चलते वहाँ पे विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। गरीबी लगातार बनी रही, लोगों में निर्धनता जारी रही। पश्चिमी देशों की अपेक्षा ये काफ़ी पिछड़े देश थे, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे खाद्य समस्या भी एक समस्या थी, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी पीछे था। उसका कारण क्या है कि उपभोक्ताओं के जो वस्तुएं होती हैं, जब उन्हें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी थी। प्राइवेट सेक्टर था नहीं, सारी चीज़ों पे नियंत्रण सरकारी था और सरकारी नियंत्रण में होते हुए उत्पादन की मात्रा कम हो रही थी और यही कारण था कि सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा आप देख रहे हैं ये सारे रीज़न क्या हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं। अब हम लोग सोवियत संघ के परिणाम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके पश्चात क्या परिणाम निकलते हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इसे बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नए नए देशों का उदय। सोवियत संघ काफ़ी मजबूती अवस्था में था। 1945 से लेकर के 1991 तक इस तरह से शीत युद्ध का जो दौर चला, उस टाइम में सोवियत संघ काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में था, उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, विकास के मार्ग पे अग्रसर था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है और सोवियत संघ के पतन होने के पश्चात वैश्विक लेवल पे सोवियत संघ की पूरी स्थिति चरमरा जाती है। तो इस तरह से सोवियत संघ के पतन के पश्चात ही बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ के पतन के पश्चात क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नए नए देशों का उदय, यानी सोवियत संघ के टूटने के पश्चात 15 नए देश बन गए। यानी सोवियत संघ का जब विखंडन हो जाता है तो 15 नए देशों का क्या होता है, जन्म होता है, जिसमें बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश में क्या है, तो इसमें देखेंगे इस्तोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। ये देश जो है निकल के अस्तित्व में आते हैं। केंद्रीय एशिया है, केंद्रीय एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी क्रम में ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये सभी केंद्रीय एशिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्रम में आते हैं पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, देखेंगे बेलारूस है, मालदोवा है, यूक्रेन है। नेक्स्ट है यूरेशिया, यूरेशिया में रूस आता है। और नेक्स्ट है ट्रांस काकेशिया, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया है। तो इस तरह से इन 15 नए देशों का जन्म होता है और 15 नए देशों के जन्म होने के पश्चात रूस का विखंडन के पश्चात रूस की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और एक रूस के नाम से जाना जाने लगता है 1991 के पश्चात। इसके पहले वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ के पश्चात इन देशों का उदय हो जाता है और इस तरह से रूस काफ़ी जो है पहले की अपेक्षा एकदम ख़त्म हो जाता है। वो शक्ति अब रूस में नहीं रहती है। हालांकि भी उसके पहले भी रूस विश्व का सबसे बड़ा विशाल देश था क्षेत्रफल में, बाद में भी बना रहता है, लेकिन जो शक्ति पहले थी वो शक्ति अब विश्व में नहीं रह पाई। इसी क्रम में आगे देखेंगे शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के जो संघर्ष चल रहा था 1945 से लेकर के 1991 तक लगातार चला। शीत युद्ध में किस तरह से वैश्विक लेवल पर कितना तनाव उत्पन्न हुआ, कितना संघर्ष का दौर चला, कितना एक शक्ति दूसरे शक्ति को कमज़ोर बनाने में
प्रयासरत रही, नए नए सैन्य संधियाँ की गई, नए नए गुटबंदियाँ की गई। इस तरह से वैश्विक लेवल पे एक बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। और ऐसे कंडीशन जब रूस का विखंडन हो जाता है, सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है, तो विश्व में जो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था वो अचानक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस तरह से दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात समाजवाद का पतन हो जाता है और शीत युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा परिणाम, तीसरे परिणाम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें दो ध्रुवीयता का अंत। जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक लेवल पे ध्रुवीकरण हो रहा था, यानी विश्व लेवल पे जो दो महाशक्तियां थी, एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो विश्व के जितने भी देश थे इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शामिल हो रहे थे। इस तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति निर्मित हो रही थी और इन दोनों देश महाशक्तियों के साथ बहुत सारे देश शामिल हो रहे थे और दो ग्रुप बन गया था। और दो ग्रुप बनने से जितने भी देश एक देश में, एक महाशक्ति में शामिल होते थे तो दूसरे के क्या हो जाते थे, विरोधी हो जाते थे। अगर कोई अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल होता था तो वो सोवियत संघ का विरोधी हो जाता था, या सोवियत संघ से जुड़े हुए जो देश थे उनके विरोधी हो जाते थे। तो इस तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही थी। सोवियत संघ का विघटन जब हो जाता है तो इसके पश्चात ध्रुवीकरण की स्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी दो ध्रुवीयता का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये इसके परिणाम निकल करके आए। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्चता। इसके पहले 1945 से लेकर के 1991 तक दोनों महाशक्तियाँ एक समान रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आई। लेकिन जब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है तो केवल एक ही महाशक्ति बचती है, वो बचती है सोवियत संघ के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे केवल एक ही शक्तिशाली राष्ट्र बच जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो दूसरी महाशक्ति थी वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस समय वैश्विक लेवल पे केवल एक ही महाशक्ति बचती है और उसी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वैश्विक लेवल पे राजनीतिक नियंत्रण हो, चाहे व्यापारिक नियंत्रण हो, चाहे आर्थिक नियंत्रण हो, उसी राष्ट्र का दबदबा पूरे विश्व में कायम हो जाता है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे हम लोग एक विचारधारा को आघात। जैसा कि आप जानते हैं दो विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। लेकिन साम्यवादी विचारधारा विखंडन के पश्चात किस तरह से समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाता है, इस तरह से एक विचारधारा को क्या मिलता है, काफ़ी आघात मिलता है। नेक्स्ट क्रम में देखते हैं भारत को आघात। अब आप यहाँ पे सोवियत संघ के विखंडन से भारत को कैसे आघात पहुँचा, तो हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं भारत हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग ले रहा था, लेकिन फिर भी भारत का रूस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध था। और मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण रूस से सोवियत संघ से काफ़ी सहायता मिल रही थी। बहुत सारे दोनों के साथ समझौते हुए थे, संधियाँ हुई थी। अब भारत को लगने लगा था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है तो अब हमें कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे राजनीतिक सहायता हो। भारत को अस्त्र शस्त्र प्रदान करने में, टेक्नोलॉजी प्रदान करने में, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने में रूस ने भारत को बहुत ज़्यादा सहायता की थी। आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रदान की गई थी। हमारे पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी, उसमें भी रूस ने, सोवियत संघ ने हमें बहुत सारी सहायता प्रदान की थी। वैश्विक लेवल पर भी हमें सहायता प्रदान की थी। तो इस तरह से हमें सोवियत संघ का जो है काफ़ी सहयोग मिल रहा था, काफ़ी सहायता मिल रहा था। लेकिन भारत को अब धक्का लगा कि अब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में भारत को वो सहायताएँ अब नहीं मिल पाएंगी। हालांकि सोवियत संघ के द्वारा, रूस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जो संधियाँ हुई हैं वो संधियाँ को, शर्तों को जारी रखा जाएगा, उसी तरीके की सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन फिर भी वैश्विक लेवल पे इस तरह से भारत अपने आप को अकेला पाने लगा कि जो संबंध हमारे सोवियत संघ से थे वे अब उस तरह के नहीं रहे। तो इस तरह से भारत को काफ़ी नुकसान जैसी स्थिति को समझना पड़ा। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं आगे, तेल भंडारों पर अमेरिका का एक छत्र प्रभुत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के पहले दोनों महाशक्तियां तेल क्षेत्र जो थे उन पे अपना नियंत्रण अपने अपने शक्ति के द्वारा स्थापित कर रही थी। लेकिन जब सोवियत संघ का जब विखंडन हो जाता है तो अकेला एक ही छत्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका बसता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जब बसता है तो वो मध्य पूर्व तेल भंडार जो थे उस पर अकेले नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और सोवियत संघ का जो है इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं रहता और इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का इन क्षेत्रों में तेल क्षेत्र जो थे उन पर नियंत्रण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के आपने वीडियो में अध्ययन किया कि सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण थे और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उनके क्या परिणाम हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।